खबर दे रही है मेरी सहयोगी सुरभि ब्रेकिंग सेंटर से। क्या है बड़ी खबर? अतुल जी, इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल ये बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां पर गैसुड़ी विधानसभा में ईवीएम मशीनें खराब हुई हैं। दरअसल यहां पर मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि ईवीएम मशीनों में खराबी होने की खबर सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि परसा पलईडीह में मतदान बाधित हुआ है। गैसुड़ी की बूथ संख्या 109 का ये पूरा मामला है, जहां पर ईवीएम मशीनें पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और ये इंतजार कितना लंबा होने वाला है या तुरंत इसे दुरुस्त किया जाएगा, अभी तक इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि ईवीएम मशीनों को ठीक करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन यहाँ पर मतदाताओं को इंतजार करते हुए भी देखा जा रहा है क्योंकि सुबह से लंबी कतारों में खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम मशीनें खराब हो गई है, तो अभी कितना लंबा और इंतजार उनका होने वाला है ये अभी नहीं कहा जा सकता है। परसा पलईडीह में मतदान बाधित हुआ है। चलिए, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मशीन की खराबी से मतदाताओं को मतदान करने में इस वक्त दिक्कत आ रही है? जी, आपको बता दें कि गैसुड़ी विधानसभा के 109 बूथ संख्या पर ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, जिसका जो है काफी देर तक मतदान बाधित रहा और अब मशीन पहुंच गई है, मतदान शुरू कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो परसा पलईडीह का यह मामला जहां पर मतदान बाधित हुआ था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिलहाल व्यवस्था सुधर गई है। आप देखिए, दिग्गज भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं इस वक्त अलग अलग जगहों पर। पंकज रस्तोगी जी, मतदाता मतदान करने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध हो चुके हैं, लेकिन जिन तमाम बातों का हम जिक्र कर रहे थे, अगर हम बीजेपी के हिसाब से इसको देखें समझे, 46 में से बड़ा परिवर्तन किया टिकट बंटवारे को लेकर। कई लोगों के टिकट, बड़ी संख्या में टिकट काटे गए या फिर बदलाव अलग तरीके से किया गया। जिन लोगों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा उन लोगों को मैदान में उतारा गया है कुछ जगहों पर। आपको लगता है कि ये जो समीकरण बनाया बीजेपी ने, उसका सकारात्मक प्रभाव दिख रहा होगा या दिखेगा, या इसमें चुनौती थी इस वजह से करना पड़ा? देखिए अतुल जी, एक बात निश्चित समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसका एक कैडर है और उसके अपने कार्यकर्ता है, उसके अपने सदस्य हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहे तो ठीक है, सत्ता में न रहे तो ठीक है, वो किसी दल का दामन नहीं थामते हैं, वो उसी दल में बने रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कैडर की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कार्यकर्ता उनको छोड़ के नहीं जाता है। अन्य दलों के साथ, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, वो छोड़ के चले जाते हैं और वो सत्ता का सुख पाने के लिए लोग उसका स्विच ओवर कर जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदस्य इस तरह का कृत्य नहीं करता है, तो इसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए तमाम तरीके के प्रयोग करती है, तमाम लोगों को टिकट भी देती है। लखनऊ में ही ले लीजिए, लखनऊ जिले में, लखनऊ में ही देखिए कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, जो नगर अध्यक्ष थे, उनको टिकट दिया। तो इस तरह की चीजें कार्यकर्ताओं में एक उत्साहवर्धन करती है कि हम भी टिकट पा सकते हैं और हम अगर कार्य अच्छा करेंगे तो हम भी आगे चल के एमएलसी बन सकते हैं, तमाम चीजें, मतलब सत्ता शासन में सत्तासीन हो सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। तो जनसेवा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। कोविड-19 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन किया और लोगों को घर घर जाके राशन पहुंचाया, तो ये किया, तो जनमानस उसको नहीं भूला है, उसमें अन्य दलों के लोग नहीं दिखाई दिए। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और दूसरा चीज ये समझ लीजिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर का जादू इस प्रदेश में चल रहा है, तो ये समझिए उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज, इन्होंने जो 2 टाइम राशन देने की व्यवस्था की, महीने में 2 बार राशन, सरसों का तेल, ये आपके रिफाइंड ऑयल और चने की दाल और चीनी और आपके नमक, ये सब चीजें जो दिया, वो भी जनमानस में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये कोविड के काल में अभी भी देखिए जिस तरह से युद्ध की विभीषिका चल रही है, ये वर्ल्ड वार में न कन्वर्ट हो जाए, तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये संभावना दिखती है कि 2022 में तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। तो चीजों के, पेट्रोल के, गैस के दाम बढ़ना शुरू हो गए, तमाम चीजें होना शुरू हो गई। तो जनमानस को ये दिखाई दे रहा है कि ये सरकार ही आगे भविष्य में अगर इस तरह की विभीषिका हुई तो हमको राशन और इस तरह की चीजों के लिए दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। और अतुल जी, एक चीज और करना चाहेंगे, कोरोना का प्रबंधन जिस तरह से पिछले बजट में कोरोना आने के बाद इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 141% की वृद्धि की, 238 करोड़ का बजट दिया स्वास्थ्य का। और उत्तर प्रदेश में देखिए 32 मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गए और तमाम जो है हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो गई कि आगे कुछ भी, कोई भी महामारी कुछ भी आए तो उसको सुचारू रूप से संरक्षित किया जा सकता है। और अतुल जी, एक दूसरी बात बताएं कि 30-40 वर्षों से गोरखपुर, बस्ती, आसपास के जिलों में मेनिंजाइटिस
जो मस्तिष्क ज्वर है उससे बहुत बच्चे मर जाते थे, छोटे बच्चे, माताओं की कोख उजड़ती थी, उनके आगे के उनके बच्चे नहीं पैदा वो हो पाते थे, उनको आगे जीवन यापन नहीं, माताओं के मतलब बच्चे उनको उनके बच्चे जो है जन्म के कुछ दिन बाद ही काल कलवित हो जाते थे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे पायलट प्रोजेक्ट के तहत, कोई मुख्यमंत्री वहां नहीं गया उस समय गोरखपुर, और किसी ने उस पर सुधि नहीं ली, तमाम 20 सालों में तमाम सरकारें रही, तो लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसके ऊपर कार्य किया और मेनिंजाइटिस को भगाने का काम किया, जिसका नतीजा कि ये बड़ा फैक्टर था चुनावी दौर में, हर बार ये मुद्दा उठता था। और योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट जरूर लॉन्च किया, लेकिन बतौर सांसद वो लगातार संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाते रहे, कई सालों से वो लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो क्या ये फैक्टर भी बड़ा होगा, देखेंगे। पंकज, तरीके से पंकज रस्तोगी साहब ने चना, राशन, उन तमाम बातों का जिक्र किया। कमोबेश अगर हम देखें तो हाँ, ये फैक्टर है। ग्रामीण अंचल में तमाम महिलाओं से हमारे सहयोगी जब बात करते हैं तो वहां वो चीजें निकल कर आती हैं कि हाँ, हमें सुविधा मिली उस विषम परिस्थिति में, एक वैश्विक महामारी के बीच में। लेकिन फिर धीरे धीरे जब चुनाव आता है तो ये चीजें कहीं ना कहीं कट ऑफ होती जाती हैं। फिर वहीं जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, वो फैक्टर्स भी आते हैं। कोई राष्ट्रवाद लेकर आता है, कोई मंदिर के मुद्दे को बताता है कि हमने उस मुद्दे को पूरा किया, आगे और काशी और मथुरा तक जाने की तैयारी है। ये ओवरऑल कंपाइल मुद्दे हो जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो गठबंधन ने रणनीति इस बार बनाई, जो बदलाव इस बार अखिलेश यादव ने किया, छोटे दलों के साथ अपने आप को जोड़ा, कनेक्ट किया, वो एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए कभी साबित हुआ था, क्या इनके लिए भी हो सकता है साबित? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और पंकज जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि जो ग्रामीण स्तर पे जो आपदा काल था, कोरोना का महामारी सबने देखी, और एक बड़ा विश्व स्तर पे इन्होंने वैक्सीनेशन मतलब न केवल डेवलप हुआ बल्कि अच्छा खासा वैक्सीनेशन पूरे देश में हो भी चुका है। तो ये सारी चीजों पे जब आप बात करते हैं तो इनको इनके ऊपर घेरने के लिए विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल पाता है। और अगर आप पुराने जो घोषणा पत्र बीजेपी का देखेंगे तो उसमें जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे थे, कमोवेश उन्होंने सारे के सारे पूरे किए। हो सकता है कि वो 100% अचीव नहीं कर फैक्टर है, लेकिन जब हम आम जनमानस की बात करते हैं और जब हम ये देखते हैं कि भाई उनके पास जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिल गई हैं, और अगर ये मान लीजिए किसी भी कारण से सत्ता परिवर्तन हो जाता है, मान लीजिए किसी भी अन्य दल की सरकार यहाँ पर आ जाती है जो आज विपक्ष में है, तो क्या वो इन योजनाओं को रोकेंगे? कोई इसको रोकेगा नहीं। जनता इतनी समझदार है कि वो जानती है कि ये योजनाओं को इसके ऊपर उंगली उठाने का या इससे पीछे हटाने का किसी के पास मादा नहीं है, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको हटा सके। बिल्कुल। तो अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि भाई ये चीज हमें मिल रही है, तो अब इसके बाद आगे का क्या? तो मंदिर उनको मिल रहा है, उनको ये सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन अब जब बात आती है तो एक तरह से जो पूरा वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है वो सरकार या योगी सरकार इसके अगेंस्ट नहीं है, ये एंटी भाजपा का जो एक पूरा मोटिव है। इसीलिए सारे दल यहाँ पे कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गए। उनके जरूर कोई चुनावी मंशाएं होंगी, राजनीतिक मंशाएं होंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन जब ये आते हैं तो वहां पे इन मुद्दों को वो गौण करते हुए, क्योंकि उनको वो घेर नहीं सकते। गोरखपुर में जैसे वो दिमागी बुखार की वजह से कितने देहांत होते थे, लेकिन उसके ऊपर अभी इनके पास मुद्दा नहीं है, तो अब वो मुद्दा क्या बनाएंगे? वो मुद्दा दूसरी तरह से बनाएंगे कि भाई भाजपा है वो आके देश को कर रही है, देश के जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ इस तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। तो इन नैरेटिव्स को जब सेट करते हैं तब उसके ऊपर एक बात आती है, जो यहाँ की जनता है वो कहीं ना कहीं ये भी देखती है कि जातीय समीकरण कौन से निकल के आ रहे हैं। तो जब उनको अपनी पर्टिकुलर जाति या धर्म या जिस तरह से भी जो वहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हो सकता है, अगर ऐसा कैंडिडेट वहाँ पे मिलता है तो वो उसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो वोट बटे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि जितने भी दलित या ओबीसी वोट थे वो एक मुश्त होकर भाजपा की तरफ गए थे, इवन मुस्लिम वोट्स भी काफी निकल के आए थे। तो अब उसको वो वापस बैकट्रैक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई जाटो वोट चलो मान लिया कि आपके बसपा के लिए जाता है, हालांकि जाटो वोट इधर उतना नहीं है, लेकिन बाकी अन्य जो है उनको बंटने से रोकने के लिए वो चाहते हैं कि कैंडिडेट सारे खड़े जाएं, छोटे छोटे दलों के साथ उनका समन्वय हो, वो आपस में करें। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत ज्यादा हमने अभी एक्टिव चीजें नहीं देख रहे हैं, जितना एक्टिवली उनको होना चाहिए था वो इतना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी जो उनका एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो डेफिनेटली उस वोट को बंटने से रोकने के लिए सपा की तरफ अपना रुझान कर सकता है, रुख कर सकता है। ये एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी। चलिए, तो वोटों का बंटवारा ना हो इसकी रणनीति तो बनी थी, लेकिन अब होगा कि नहीं होगा और किसकी रणनीति कारगर होगी ये देखने वाली बात होगी। पंकज जी, जो बात सत्येंद्र जी यहां पर कह रहे हैं, देखिए उसी में मैंने सवाल भी ऐड किया था कि पिछली बार बीजेपी, वो चाहे 14 से हम देख लें, 17 से देख लें, 19 से देख लें,
तमाम छोटे दलों को, तमाम जगहों पर इंडिविजुअल जो कैंडिडेट की मजबूती थी उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी। और वो रणनीति बाद में बहुत देर से अखिलेश को अब समझ में आई, क्योंकि उन्होंने बड़े प्रयोग पहले किए। उन्होंने बीएसपी से गठबंधन किया, उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। वो बड़े प्रयोग बड़े तौर पर विफल हो गए। लेकिन इस बार की जो उनकी रणनीति है, आपको लगता है कि हां वो चुनौती उसी लेवल की खड़ी कर पाएंगे? क्योंकि संगठन के स्तर पर अगर हम देखें तो बीजेपी से मजबूत फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन संगठन उनका भी है और उसके साथ साथ नया प्रयोग छोटे दलों के साथ का भी है। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से एक एक महान दल को एक सीट दिया, तो इस तरह के तमाम ऐसे दल हैं जिनको उन्होंने अपने तरफ खेमे मिलाने का काम किया और एक गठबंधन बनाने की कोशिश की। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया, जाटों को मनाने के लिए, जाट वोट बैंक पे, जाट लैंड पे अपनी पकड़ बनाने के लिए, और मुस्लिम और जाट समीकरण पेश किया। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि जनमानस, और जैसा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव राजभर पार्टी है, उसके साथ पैक्ट किया, जिसको बीजेपी ने नकार दिया, बीजेपी से उनकी पटरी नहीं खाई और उसके बाद वो बीजेपी का छोड़ के चले गए। तो उन्होंने उनको अपने खेमे में लाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 2% राजभर है, तो उनको लाने का काम किया। और राजभर, आज वहाँ वोटिंग भी हो रही है ओम प्रकाश राजभर के क्षेत्र में। जहूराबाद, गाजीपुर की सीट आती है, जहूराबाद जहाँ पर उनकी सीट आती है, वहाँ पे आज वोटिंग भी चल रही है। तो ये सब चीजें भी मायने रखता है कि वो उनको गाजीपुर में अगर जहूराबाद से वो प्रत्याशी हैं जी। तो ये सवाल ये है कि इस तरह की चीजों को लाने का काम भी उन्होंने किया कि राजभर जो उसकी बीजेपी से काफी नाराज बताए जाते थे और उन्होंने उनको मुखर तरीके से बीजेपी का विरोध किया कि बीजेपी कृष्णों का विरोध करती है, तमाम उन्होंने आंकड़े रखे। लेकिन सवाल ये, जनमानस भी तो ये देखता है ना कि अगर यादव समुदाय की बात करें, उत्तर प्रदेश के 6-7% यादवों के सिवा 42% पिछड़ा और अति पिछड़े आते हैं। उनके लिए सपा सरकार ने या बसपा सरकार ने किसी ने क्या किया, तो इसको भी लोग देखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उनके लिए आपने क्या किया? खाली कह देने से नहीं होता। यादव मुस्लिम समीकरण तो आपने बनाया, ठीक है, लेकिन अन्य बिरादरियां हैं, कुर्मी, कोयली, राजभर, तमाम और भी बिरादरी है, शाक्य, सैनी, तमाम लोग हैं। तो उनके लिए आपने क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी देखता है। और एक मिनट, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस तरह की चीजों को खारिज करते हुए जनमानस को ये संदेश देने का काम किया कि हम सब एक हैं, हम हिंदू हैं। अगर आप किसी मुस्लिम से बात करिए तो वो सीधे सीधे ये बताएगा कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन अगर आप किसी हिंदू से बात करिएगा तो वो बताएगा मैं कोयली हूँ, मैं कुशवाहा हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तमाम तरीके का वो जात का वो समीकरण बताएगा, अपने उस तरह की चीजें करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कोशिश की और इस कोशिश में वो सफल भी रहे। उसी का नतीजा है कि 14, 17, 19 में उनको सफलता भी मिली। और योगी आदित्यनाथ उसी समीकरण पे चल रहे हैं कि 80 बनाम 20, वो ये बोल रहे हैं कि 80% और 20% की लड़ाई है। तो अब ये सवाल, ये जनमानस इसको किस तरीके से लेता है। लेकिन ये समझ लीजिए अतुल जी, ये जो राशन का मुद्दा है, जो ये मुद्दा बहुत ज्यादा, और मकान का मुद्दा, जिस तरह से 42 लाख मकान दिए गए और उसकी चाबी, उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम की गई, तो महिलाओं में एक संदेश दिया कि मेरे पास एक सशक्त वातावरण बना मेरे भविष्य में, मेरे बच्चों के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन चीजों को भी देखिए व्यक्तिगत, बिल्कुल इसको नकार नहीं सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सत्येंद्र जी भी इस बात से सहमत हैं कि इसको नकार कोई नहीं सकता है। लेकिन जो बाकी दल है उनकी जो रणनीति है उसको स्वीकारेगी जनता कितना, यह सवाल उनके लिए भी है। परसेंटेज को लेकर भी हमने देखा कि अलग अलग चरणों में पिछली बार की तुलना में कुछ ज्यादा, कुछ कम या लगभग आसपास, और उससे फिर डिसाइड करने की बात लोग करने लगे कि हां जहां पर ज्यादा हुआ है तो वहां पर देखिए परिवर्तन की बात है, कम हुआ है तो भी बीजेपी के लिए सोचने की बात है। इसको आप कैसे देखते हैं सत्येंद्र जी? देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो वोट अगर कम आता है तो हम ये मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। तो वो एक बड़ा मतलब पैरामीटर है, वो जरूर देखने वाली बात है। लेकिन इसको दूसरी तरफ से भी ये देखा जाए, तो मैंने पहले भी चर्चाओं में कहा है आपसे कि जो माइक्रो लेवल पे जब हम जाते हैं और हम ये देखते हैं कि जिसका वहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा है उसके ऊपर जो वोट देने के लिए लोग जा रहे हैं वो अपने जातीय समीकरण और बाकी चीजों के हिसाब से कैसे जा रहे हैं जी। तो ये वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो पिछले चुनाव के मुकाबले जिसमें भाजपा जीती भी थी, उसमें यादव वोट कंपैरेटिवली इतना गिरे तो उससे 1.5 से 2%, 2.5% बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो वोट का कंसोलिडेटेड फ्लो जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ जा रहा है। सिमिलरली आप ये भी देखेंगे कि जो मुस्लिम वोटर्स थे पिछली बार जब उन्होंने वोट दिया था 14 में, 17 में, 19 में, तो उसके मुकाबले इस बार जो उनका वोटिंग है वो
बढ़ रहा है, यानी एक कंसोलिडेटेड वे में निकल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको एवरेज पे तो वही लिखेगा कि भाई 60 के आसपास में, 55-60 इसके आसपास में वोट गिर रहा है, जो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम भी दिख रहा है। लेकिन अगर अंदर के हम माइक्रो लेवल पे बात करें तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर समुदाय या वर्ग जो है वो बढ़ चढ़ के आगे निकल के आ रहा है, जिसका एक पर्टिकुलर वोट जो है एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जाता है। तो ये भी एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी, उसका रुझान और उसका असर कितना निकल के आता है। पंकज रस्तोगी जी, जो यहां पर बाकी दलों की भूमिका है उसको आप कैसे देख रहे हैं कि जो 17 के नतीजे हैं वो टैली हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, बीएसपी को लेकर भी एक सवाल लोगों के जहन में है। क्या जिस तरीके से मायावती ट्विटर पर अपना ट्वीट करके अपनी बात कन्वे कर रही हैं, गरीबों के खिलाफ सरकार को बता रहे हैं, गठबंधन के खिलाफ भी बता रहे हैं कि हाँ वो भी गरीबों के हितैषी नहीं है, लगता है कि हाँ कम से कम इस बार कुछ इस तरीके का फैक्टर पूर्वांचल से उनके लिए निकल सकता है, या जो अभी फिलहाल दिख रही है स्थिति वही सही तस्वीर है? देखिए, इस चुनाव में अगर शुरू से अगर बात करें तो जिस तरह से बीएसपी की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई पूरे चुनावी समीकरण में, चुनाव के पूर्व में देख लें या इसमें देख लें, तो बसपा ने जैसे एक तरह से इस चुनाव में अपने को बहुत ज्यादा पीछे रखा हुआ है, और बसपा ने, बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता ने इस पे कोई ज्यादा न रैलियां की, न जिस तरह से एक तरह से कहा जाए, और उन्होंने तमाम जगहों पे बहुत छोटी रैली की, और इस तरह से जैसे कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली करने के लिए प्रसिद्ध रही है, लेकिन इस तरह का कोई भी काम नहीं किया। और दूसरा, उनके जो आपके खेवन के महामंत्री जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भाईचारा समिति बनाई थी, और उसके लिए भी उन्होंने जगह जगह ब्राह्मण भाईचारा समिति के लिए समीकरण साधने के लिए, ब्राह्मणों का वोट साधने के लिए तमाम जगह पे सभाएं की, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी ठप हो गया। तो ये कहीं न कहीं से ये दर्शाता है कि जनमानस उनके साथ नहीं है। और सवाल ये 22% वोट उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय का है, जिसमें मायावती जी जाटव समुदाय से आती है, 4 से 5% वोट आता है। और सवाल ये कि ये वोट बैंक जिस तरह से विगत चुनाव में शिफ्ट होता जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं उनको डर लग रहा है। इसीलिए देखिए, इस बार के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को सीट दिया, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को वोट देने, सीट देने का काम किया। तो ये भी उनको कहीं न कहीं से ये डर है, तभी देखिए इस बार उनकी चुनाव में उतनी ज्यादा सक्रियता नहीं है। और जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं लगता है, मेरा जो अपना विश्लेषण है, हमको नहीं लगता है कि इस बार के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी जिस तरह से पिछले 17 के चुनाव में 21% वोट पाई थी, वो घट के कहीं 7-8% पे न सिमट जाए। और कांग्रेस जो पिछले चुनाव में 60% वोट पाई थी, वो घट के 2-3-4% पे न आ जाए। तो ये दो दलों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और समाजवादी पार्टी पिछले बार 21 कुछ % वोट पाई थी जी, तो उसके वोट बैंक में कितनी वृद्धि होती है ये माने रखता है। और अतुल बिल्कुल सही कहा आपने। अतुल जी, एक और संशोधन करना चाहूंगा, जैसा मैंने अभी कहा कि गाजीपुर में उन्होंने वोट दिया, आज गाजीपुर जनपद में वोटिंग नहीं हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने, जहां से वो वोटर है, वहां पे उन्होंने वोट डाला है। आज गाजीपुर जनपद में वोटिंग नहीं हो रही है। अभी मैंने चूंकि पूर्व में कहा था, तो मैं अब संशोधन कर रहा हूँ सम्मानित दर्शकों के लिए। तो ये सवाल ये, उन्होंने भी वोट डाला है, और राजभरों का भी कितना समर्थन, बीजेपी ने राजभरों को काफी टिकट दिए हैं, तो वो भी कितना ज्यादा उसका फायदा उनको मिलता है, ये डिपेंड करेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये निश्चित समझ लीजिए आप। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये फैक्टर भी डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। पंकज जी और सत्येंद्र जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी मां कवरेज लगातार जारी।